तो निकाल ले। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। देखो, डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर अलजेब्रा आर ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर। तो हम इन दोनों का टेस्ट लेकर ही छुट्टियां करेंगे। तो खत्म करो पहले इन दोनों चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी। ठीक है, इनको पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, नहीं कि चैप्टर कर लिया टेस्ट दिवाली के बाद फिर पेंडेंसी रह जाती है। ठीक है, फिर वो आया गया हो जाता है, बात आई गई हो जाती है, फिर दिवाली के बाद कहोगे फिर से पढ़ा उसको, तभी टेस्ट देंगे। चलो, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्सरसाइज नंबर 10.4 का हाफ एक्सरसाइज हम कल कर चुके हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। यस, रिप्लाई बोलो। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 से और 12, जैसा कि आपने कहा, 6 क्वेश्चंस और हैं, इसको खत्म करते हैं पहले, तो फिर चलते हैं कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 इस टॉपिक नेम तो याद है सबको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स एंड द रिलेटेड टॉपिक्स लाइक एरिया एंड पैरेललोग्राम, ये सब इसमें है। Question number 7 is, let the vectors vector A, vector B and vector C be given as A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap। यानी A वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म कुछ इस तरीके से गिवन है, फिर B वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म कुछ इस तरीके से गिवन है, और फिर C वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म कुछ इस तरीके से गिवन है। यानी देखा जाए तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि A1 A2 A3 इससे दिख रहा है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये जो कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से गिवन थोड़ी ना, न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन नहीं है ना, जस्ट ऐसे ही गिवन है। देन शो दैट, आपको शो करना है A क्रॉस B प्लस सी इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस सी। क्या चीज है ये, हमने सीखी थी इंट्रोडक्टरी वीडियो जब चल रहे थे तब हमने ये चीज सीखी थी, याद आ रहा है? क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओवर एडिशन। पूरा बात बताओ, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओवर एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी। हमने क्या सीखी थी? हमने सीखी थी कि ऐसा होता है। अभी हमको साबित करना है कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है ना, एक तरीके से प्रूफ है इसका कि हमको साबित करके बताना है कि ऐसा वाकई में होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में दे देना तब तो ये सरल सा क्वेश्चन है बहुत ही। आप एलएचएस पार्ट अलग निकाल लो, अब आरएचएस पार्ट अलग निकाल लो, और दोनों को इक्वेट कर दो कि साहब देखो बराबर आ गया। लेकिन इसने न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दिया है, इसने यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, करना वही है, एलएचएस पार्ट अलग से सॉल्व करना है, आरएचएस पार्ट अलग से सॉल्व करना है, और फिर चेक करना है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस और नॉट। बट न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। राइट, स्टार्ट करें। ओके, सो देखो एलएचएस में आपको क्या चाहिए होगा? ए क्रॉस बी प्लस सी चाहिए होगा। ठीक है, तो एलएचएस पार्ट उठाते हैं हम लोग। पहले तीनों वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कर ही देंगे एज यूजुअल। द थ्री गिवन वेक्टर्स आर, द थ्री गिवन वेक्टर्स आर, और उसके बाद फिर देखो इसको कह देंगे हम वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस मच, वेक्टर बी ये हो जाएगा इज इक्वल टू दिस मच, एंड वेक्टर सी हो जाएगा ये। गिवन कर दिया हमने, उसके बाद हम इसको लिख देंगे कि हमको ये प्रूव करना है, दिस स्टेटमेंट नीड्स टू बी प्रूवन, टू प्रूव, टू प्रूव। ओके, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पहले एलएचएस पार्ट उठाएंगे। एलएचएस पार्ट बोलो क्या है एलएचएस पार्ट? ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी। यानी कि करना क्या है, बी और सी को जोड़ना है, और फिर ए का उस रिजल्टेंट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। राइट, यही करना है। चलो, तो वेक्टर ए क्या है बताओ? कॉपी पेस्ट मारते हैं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ब्रैकेट लगा दें, देन क्रॉस प्रोडक्ट। अब बी प्लस सी करना है हमको। बी प्लस सी कैसे करेंगे? रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। तो B1 आई कैप है और C1 आई कैप है, जुड़ के क्या बनेगा बोलो? B1 प्लस C1 टाइम्स आई कैप। राइट, B1 प्लस C1 दिस मच ऑफ आई कैप। समझ आया? चलो जी, फिर जे कैप वाला कंपोनेंट B2 है और C2 है, इन दोनों को एडअप करेंगे तो B2 प्लस C2 दिस मच ऑफ जे कैप। सिमिलरली उसके बाद आ जाओ, B3 प्लस C3 दिस मच ऑफ के कैप, ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बोलो। केवल हमने बी और सी को जोड़ दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ए ऑलरेडी गिवन था। इन दोनों का अब क्या करवाना है आपको? क्या करवाना है? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका पता है सबको? क्या करते हैं बताओ? डिटर्मिनेंट बनाते हैं 3/3 का। ठीक है, तो 3/3 का ये लो डिटर्मिनेंट मैंने बना दिया। ऊपर वाली रो में क्या लिखते हैं बोलो? आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो विल कंटेन द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर क्या है? A1 A2 A3, लिख दो। A1 A2 A3, and the last row will contain the scalar components of the next vector। तो क्या है इसके कंपोनेंट्स बोलो? B1 प्लस C1 पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट B2 प्लस C2, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज B3 प्लस C3। डिटर्मिनेंट क्लोज। ओके, अब हमने डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस सीखा है ना? सीखा है? सीखा है सबने? उसकी प्रॉपर्टीज सीखी है? कट गया है सर वो तो, सेकेंड एक्सरसाइज तो है ना, ओमिटेड है। तो उसमें अगर किसी ने सीखी हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थर्ड रो में दो एलिमेंट्स का समेशन हो रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, जिसमें पहले डिटर्मिनेंट में तो पहले पहले एलिमेंट्स आएंगे, और दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे दूसरे एलिमेंट्स आएंगे, और फर्स्ट और सेकंड रो दोनों डिटर्मिनेंट्स की सेम रहेगी। सीखी है ऐसी प्रॉपर्टी? नहीं सीखी, प्रॉपर्टीज ही नहीं सीखी ना, पहली बात तो एक्सरसाइज ही ओमिटेड है। ठीक है, तो हमने तो सीखी है। कोई है पुराना स्टूडेंट? हमने तो सीखी है। साक्षी? अच्छा, आपने तो लेट ज्वाइन किया था। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही स्टूडेंट्स बैठे हैं कि किसी ने वहां पे लेट ज्वाइन किया था और किसी ने यहाँ पे लेट ज्वाइन किया। जिन्होंने प्रॉपर्टी सीखी उनमें से कोई नहीं बैठा। चलो, तो अब बताओ। अब करके बताओ ना, कैसे स्प्लिट करेंगे हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में। आगे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो। आई कैप जे कैप के कैप सेम। पहले दो रोज को हम सेम रखेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप। दूसरी रो को भी सेम करो, A1 A2 एंड A3। तीसरी रो में दो एलिमेंट्स का सम हो रहा है ना, तो पहले पहले एलिमेंट लिख दो यहाँ पे, ओनली पहले पहले एलिमेंट B1 B2 B3। अब एक और डिटर्मिनेंट बनाओ जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड रो तो सेम कर दो, और थर्ड रो में अब की बार दूसरे दूसरे एलिमेंट्स लिख दो। बोलो, समझ आया? जे कैप के कैप, सेकंड रो विल रिमेन द सेम, A1 A2 एंड A3, एंड थर्ड रो में जो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स है वो क्या है बोलो? C1 A1 आ गया, C1 C2 एंड C3। बताओ, यहां तक समझ आया? एंड फाइनली हम क्या कर देंगे, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को जोड़ देंगे। जोड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, एंड लेट से यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस कर देते। ठीक है, प्लस का साइन है तो बीच में दोनों के प्लस, एंड अगर माइनस का साइन है तो बीच में दोनों के माइनस। सब में प्लस होना चाहिए या सब में माइनस होना चाहिए? अगर मिक्स में है प्लस या माइनस तो फिर ऐसे स्प्लिट नहीं हो सकते डिटरमिनेंट, फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आगे तो इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं ना जब A1 A2 A3 B1 B2 B3 की वैल्यूज हो। उसके अलावा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो LHS पार्ट को इतना ही छोड़ दो, अब आ जाओ RHS पार्ट पे। उसको स्प्लिट करो, वो भी एंड पे ऐसा का ऐसा ही स्प्लिट होके बन जाएगा, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ आया? यहीं पे छोड़ दें। आ जाओ RHS पार्ट। सो RHS पार्ट इज A×B को जोड़ना है, ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस A×C। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, दो डिटरमिनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट इधर करना है, इधर करना है, प्लस करना है। कर दे, ये लो, प्लस, फिर एक डिटरमिनेंट यहाँ करना है हमको। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स आएंगे सेकंड रो में, A1 A2 एंड A3। फिर वेक्टर बी के B1 B2 एंड B3। इधर वेक्टर ए के अगेन A1 A2 एंड A3, एंड वेक्टर सी के आएंगे नीचे C1 C2 C3। चेक करो, LHS पार्ट एग्जैक्टली ऐसी शक्ल का दिखाई दे रहा है आपको? सेम शक्ल का है। क्लियर? तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे,
हेयर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है क्या? ओके। ठीक है। अब अगर ये मान लो मैट्रिक्स होती तो कैसे जुड़ता वो बताओ। सपोज करो मैं इसको डिटरमिनेंट से इमेजिन करो कि दिस इज ए मैट्रिक्स, 3 बाय 3 की इधर मैट्रिक्स है। अब कैसे जुड़ती है? अब एलिमेंट टू एलिमेंट जुड़ती। अब एलिमेंट टू एलिमेंट जुड़ती है, आई कैप टू आई कैप, जे कैप टू जे कैप, टू के कैप, टू A1 टू A2 टू A3, लाइक दिस। B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3। ऐसा नहीं होता कि केवल थर्ड रो ही ऐड होती और बाकी एज इट इज रहते हैं। बाकी एज इट इज रहते हैं डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में तो सब जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में। क्लियर है? ठीक है। एक बार फटाफट से करो कोर्स, फिर अपन उन चैप्टर्स पे भी चलेंगे वापस, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना? कर दूं? डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगेन एन एनालिटिकल वन। अगर वेक्टर ए एक जीरो वेक्टर है या वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का जीरो होना तय है। बिल्कुल तय है। अगर वेक्टर ए जीरो वेक्टर हो या वेक्टर बी जीरो वेक्टर हो तो ए क्रॉस बी तो जीरो होगा ही होगा, दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो। पर इज द कन्वर्स ट्रू? ऐसा डॉट प्रोडक्ट के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आया था कि इसका कन्वर्स ट्रू है क्या। आपको जस्टिफाई करना है विद एन एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल भी देके आपको बताना है कि इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। कन्वर्स मतलब, कन्वर्स का मतलब ये है बेटा कि अगर इतना पोर्शन हमने गिवन पार्ट में डाला है तो ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। तो अब उल्टा कर दें, अगर ये गिवन हो तो उससे ये रिजल्ट आ सकता है क्या। ये होता है कन्वर्स। ठीक है। कन्वर्स का मतलब समझते हो ना, किसी भी प्रूफ का अपन कन्वर्स करते होंगे, जिसको अपन कन्वर्स ऑफ थ्योरम बोलते होंगे। जैसे हमने किया थेल्स थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम सीखा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मतलब जो ओरिजिनल गिवन पॉइंट्स थे वो तो अब चले गए टू प्रूव में, और जो टू प्रूव वाले पॉइंट्स थे वो चले गए गिवन में। यही तो होता है उल्टा थ्योरम करना। तो इस थ्योरम का उल्टा थ्योरम पॉसिबल है या नहीं है वो हमको सोच के बताना है। यानी कि अगर ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर है ऐसा गिवन है ऑलरेडी, तो उससे क्या ये साबित होता है कि वेक्टर ए जीरो वेक्टर है और वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, या नहीं होता है? सोच के बताओ। मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर बी नॉन जीरो होने के बावजूद भी ए क्रॉस बी जीरो हो सकते हैं। कब? जब उनके बीच का एंगल ही 0 डिग्री हो। क्योंकि इसमें इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो साइन जीरो भी तो निकल के आएगा। तो अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो इन दोनों को जीरो होने की जरूरत नहीं है ना, वो फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल भी देना है। मैंने वेक्टर ए कुछ सोच के बताना है, वेक्टर बी कुछ सोच के बताना है, दोनों नॉन जीरो सोचने हैं पर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो सोचना है। समझ गए? ऐसा एग्जाम्पल सोचना है कि वेक्टर ए नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? उसकी कुछ तो लंबाई हो। वेक्टर बी भी नॉन जीरो हो, उसकी भी कुछ तो लंबाई हो, पर जब क्रॉस कर रहे हैं तो जीरो बन रहा है। तो ऐसे कंपोनेंट सोचने। ठीक है, समझ आया? तो पहले तो स्टेटमेंट फॉर्म में प्रूव करेंगे और फिर चलेंगे एग्जाम, क्योंकि दोनों क्वेश्चन है, फिर जस्टिफाई करना एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमको ये करना है कि गिवन पॉइंट्स तो हैं ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये तो है गिवन, राइट। और प्रूव ये करना है, या प्रूव कर दें या ऐसे कर दें, मैं चेक करना है क्योंकि पूछ रहा है वो, है ना। टू चेक, क्या चेक करना है आपको कि यहां से वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर 100% होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। अगर ए क्रॉस भी जीरो है तो ये दोनों भी जीरो होंगे या नहीं होंगे, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो, हमको गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो इसी इक्वेशन को हम कर देते हैं एक्सपैंड। कर दें तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा दें यार। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वैक्टर दैट इज गिवन। चलो जी, तो बताओ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बोलो। दैट इज, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर, अच्छा एन कैप, सॉरी एन कैप, एन कैप, एंड देन इट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं।
अब ये वेक्टर इक्वेशन है जिसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेके इसको स्केलर इक्वेशन में चेंज करना है, जैसा हमने कल भी किया था। तो क्या कह दूं मैं इसको, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो एलएचएस पार्ट में केवल एन कैप पे मैग्नीट्यूड लगेगा क्योंकि वही वेक्टर क्वांटिटी है, और आरएचएस पार्ट में जीरो वेक्टर पे लगेगा, राइट। ये सेम रहेगा, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये ऑलरेडी स्केलर। तो एन कैप का हमने ले लिया मैग्नीट्यूड, और इधर हमने ले लिया जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, यूनिट वेक्टर है, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, स्केलर इक्वेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। डन। यहां तक कोई डाउट नहीं है? बोलो, बोलो। आज कैसे गुमसुम गुमसुम बैठा? हम्म। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3, और उनका प्रोडक्ट आ रहा है 0। वो कह रहा है कि या तो ये 0 या तो ये 0 है। हम कहेंगे दोनों 0 नहीं है, ये 0 है। ठीक है, हमको ये तो चेक करना है कि वो 0 लाने के लिए क्या जरूरी है इन दोनों को ही 0 करें। क्यों भाई, इन दोनों ने दोनों ठेका ले रखा है, ये भी 0 हो सकता है। दैट मीन्स उनको नॉन जीरो करके भी इसको 0 किया जा सकता है। ये हो गया हमारा आंसर। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ से, इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड साइन थीटा कैन ऑल्सो भी इक्वल टू 0। तीनों में से एक केस भी हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा ना, और लगा दो, और लगा दो। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ये दोनों 100% 0 है या नहीं है। तो और लगने का मतलब 100% नहीं होता, अगर एंड लग जाता ना बीच में तो फिर 100% होता। मैं क्या कहूंगा, सो इट इज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरीली, नेसेसरीली मतलब 100% ट्रू दैट, it is not necessarily true that magnitude of A is equal to 0 and magnitude of B is equal to 0 for A cross B to become 0, for A cross B to become 0 vector। क्या लिखा हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों को 0 करने की नेसेसरीली जरूरत नहीं है। मतलब कर तो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100% इन्हीं को करना है ए क्रॉस बी को 0 बनाने के लिए। वी कैन, वी कैन also make A cross B, A cross B equal to 0 vector with sin थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा को 0 रख के भी हम A क्रॉस B को 0 बना सकते हैं, और साइन थीटा को 0 रखने का मतलब ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 रखना, 0 डिग्री रखना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखना। भाई स्क्रू को घुमाऊंगा ही नहीं, 0 डिग्री मतलब ए से बी गया ही नहीं, तो ना तो वो अंदर जाना, ना ही वो बाहर आना, तो कोई वेक्टर बनेगा क्या अंदर बाहर, ए क्रॉस बी कोई रिजल्ट देगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। अब ये क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है, हम ज्यादा उसमें नहीं घुसेंगे। ये क्या कह रहा है कि जब अगर हमने इसको घुमाया नहीं ना, तो कोई वेक्टर नहीं बनेगा, लेकिन अगर हमने उसको 180 डिग्री घुमा दिया ना तो भी कोई वेक्टर नहीं बनेगा। तो हमने कई बार ऐसे देखा होगा, हम कोई स्क्रू कसते हैं, तो स्क्रू कसने के बाद वो ज्यादा कस देते हैं, तो एक मोमेंट के बाद वापस ढीला हो जाता है। तो अब वो फिजिक्स का पार्ट है कि 0 से 180 अगर घुमा दिया तो वापस 0 वेक्टर बन जाएगा, यानी कि वो जितना अंदर गया था वापस बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी के लिए मैथमेटिकल पोर्शन में तुमको क्या याद रखना है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे स्क्रू ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। दैट मीन्स कोई भी वेक्टर क्रिएट नहीं होगा, ना पॉजिटिव साइड ना ही नेगेटिव साइड। चलो, ये तो था इसका एनालिटिकल पार्ट। अब अपने को एग्जाम्पल भी तो देना है। अब अपने को ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें ये 0 वेक्टर नहीं हो, ये भी 0 वेक्टर नहीं हो, बट फिर भी ए क्रॉस भी 0 दे सकते हैं एग्जाम्पल। तो पिछली बार भी हमने ऐसा एग्जाम्पल दिया था, तो हमने क्या किया था, पहला वेक्टर अपनी मर्जी से चुनो, दूसरा वेक्टर उसकी मर्जी से चुनो, जो पहला वेक्टर लिया है उसके हिसाब से जस्टिफाई करके चुनो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट वेक्टर ए बी, बोलो। यस आयुष बोलो। कोई भी देख, जितना बड़ा बोलेगा ना कैलकुलेशन तेरे से कराऊंगा। 4i कैम प्लस 3j कैम। जल्दी संभल गया ना।
तो 4 से 40 पहुंच जाता है ये। हाँ, +2 के क्या। ठीक है, तो ये हमने ले लिया वेक्टर ए। ओके, ऑब्वियसली वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, नहीं है ना जीरो वेक्टर। हम कैसे प्रूव करेंगे जीरो वेक्टर नहीं है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर कुछ भी आया तो वो जीरो वेक्टर नहीं है। तो 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 16 and 9 25 एंड 4√29 यूनिट्स, विच इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए इज नॉट अ जीरो वेक्टर। चलो, अब वेक्टर बी सपोज करना है। ऑल्सो लेट वेक्टर बी बी। अब वेक्टर बी ऐसा वैसा नहीं मानना, वेक्टर बी ऐसा मानना है जो जीरो वेक्टर तो ना हो, बट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बनाता हो। अब वो कैसे सोचें, सोच के बताओ। माइनस साइन लगा दे तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। उनके स्केलर कंपोनेंट्स को एक्सचेंज कर दें, उससे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम? 3/3 के डिटर्मिनेंट से, पता है ना। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट जीरो बनाने के लिए 4 3 2 अगर मैंने सेकंड रो में ले लिया, तो थर्ड रो में क्या लें ये सोचना है। सवाल तो समझ में आ गया क्या? अच्छा, 4 3 2 के साथ 2 3 4 लेंगे तो वो जीरो बनाएगा। जीरो तीनों लेने का मतलब है जीरो वेक्टर ले रहे हो। यश, अगर मैंने तीनों जीरो ले लिए तो आप जीरो वेक्टर ले रहे हो, जीरो वेक्टर नहीं ले सकते ना। दैट मीन्स, इससे ये साबित होता है कि डिटर्मिनेंट्स की नॉलेज भी पूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट जीरो कब बनता था बेटा? जब दो रोज या तो एग्जैक्टली सेम होती थी या एक दूसरे के मल्टीपल होती थी। नहीं है याद? देखो भाई, लेट्स से पहली रो है 1 2 3। अब अगर दूसरी रो भी 1 2 3 होगी ना, तो अब तीसरी कुछ भी हो जाए इसका आंसर जीरो आएगा। या फिर अगर 1 2 3 ना लो तो इसका मल्टीपल ले लो, 2 4 6 दुगना कर दो इसका, या तीन गुना कर दो, या कोई भी ऐसे दो कॉलम्स ले लो। जब भी एक 3/3 के डिटर्मिनेंट में दो रोज एक दूसरे के मल्टीपल हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई होकर मिल रही है, दुगनी है, तीन गुनी है, -2 गुनी है, या एग्जैक्टली सेम है, तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो। ये हमने प्रॉपर्टीज में अगेन सीखा था, जिसको हमने नाम दिया था हम शक्ल प्रॉपर्टी। ये हम शक्ल हो जाती है ना, जिन्होंने भी सीखा था। चलो, तो अब तो बता दो, वेक्टर भी ऐसा मानना है जो इसका मल्टीपल हो, तो इसका इसका कुछ गुना कर दो, दो गुना कर दो, तो 8 i कैप, आगे बोलो, एंड देन 4 के। अच्छा देखो बेटा, कॉमन सेंस है। मुझे बताओ, कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर का अगर दो गुना हो रहा है, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है क्या? सेम लाइन के पैरेलल नहीं होंगे क्या? तो अगर कोलिनियर है तो 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे क्या? तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं होगा जब 0 डिग्री का एंगल बनाए? आप उस चीज पे फोकस करो कि पीछे हमने उसको जीरो कैसे बनाया, थीटा को 0 डिग्री लेके। अब आप कंपोनेंट फॉर्म में सोचो कि थीटा 0 डिग्री कैसे होता है, जब वो दोनों कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमने ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली नहीं बनने वाला है वो जीरो। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनने वाला है बता सकते हो? ऐसे सॉल्व करके थोड़ी ना। हाँ, यस वेरी गुड, 2√29। हमने जस्ट दुगना किया है, तो मैग्नीट्यूड भी दुगना होने वाला है। ये एनालिसिस होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, करो 64 and 36 100 and 116 तो √116 को 4 × 29 लिख सकते हैं, जिसको अल्टीमेटली 2√29 लिख सकते हैं। सही कहा क्या? बिल्कुल, यूनिट्स। तो ये इसका दुगना आ ही रहा है, विच इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। सो वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट ए जीरो वेक्टर। फाइन। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ, वो जीरो निकलना चाहिए, नहीं तो करे किराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, नाउ A × B इज इक्वल टू, बनाओ डिटरमिनेंट, देखते हैं जीरो बनता है कि नहीं। i कैप, J कैप, K कैप, तो थोड़ा डिटरमिनेंट का भी रिवीजन हो गया हमारा। और क्या एलिमेंट्स लेने? 4 3 2 एंड नीचे के 8 6 and 4। शुरू करें? ओके। तो i कैप के लिए हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, -6 2 जा 12, जीरो i कैप बना। फिर आगे बढ़ो, J कैप के लिए चलो माइनस लगा देते हैं, वैसे तो जीरो के आगे माइनस प्लस का क्या ही फर्क पड़ेगा।
ये गया 4 4 जा -8 2 जा 16, तो 0 j कैप, प्लस ही लगा दो। एंड फिर ये गया 4 6 जा 24 -8 3 जा 24, प्रूव्ड। प्लस 0 k कैप, दैट इज इक्वल टू है 0 वेक्टर। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोगों ने लिया, देखो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पर्टिकुलरली मैं घर से सोच के एग्जाम्पल उसी से प्रूव करवाया, आप भी प्रूव कर सकते हैं। करना क्या है, दोनों को एक दूसरे का मल्टीपल बनाना है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट जीरो करने के लिए क्या किया था, कंपेयर करो। यही एलिमेंट्स इधर उधर शिफ्ट कर दिए थे ताकि इनका जो प्रोडक्ट है जीरो बन जाए। जैसे 4 8 जा 32 कर दिया, 3 6 जा 18 कर दिया, तो 32 + 18 कितना हो गया 48। तो अब उसको -48 बनाना पड़ेगा, तो -48 के लिए 2, इधर -24 लगा दो। ये हमने डॉट प्रोडक्ट जीरो करने के लिए अरेंजमेंट करी थी। और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करने के लिए क्या अरेंजमेंट करनी है, जस्ट एक दूसरे का मल्टीपल करना। डबल कर तो जरूरी नहीं है, डबल करो, मल्टीपल करो, 3 गुना कर लो। माइनस गुना भी कर सकते हैं, जैसे -4 -3 एंड -2, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पे। हेयर वेक्टर ए is not a zero vector and vector b is also not a zero vector, but a cross b is a zero vector because vector a and vector b are co-linear। ठीक है, हेंस प्रूव कर दो। ये एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव हो गया और पीछे स्टेटमेंट में प्रूव हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमको। एक फॉर्मूला गिवन है, उस फॉर्मूला से सीधे सीधे एरिया निकाल लो। वर्टिसेस क्या गिवन है हमको, ए बी एंड सी। ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एक रफ फिगर भी ड्रॉ कर लो। एक स्केलिन ट्राइंगल बना लो। ये बन गया ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 एंड 2। बी के क्या है, 2 3 5 एंड सी के हैं 1 5 5। ओके, कैसे निकालते हैं एरिया बताओ। फॉर्मूला है तो सही, क्या है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वहां पे ए क्रॉस बी में ए और बी क्या होते हैं, कहाँ है वो इस ट्रायंगल में, यस। तो वो जो दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, इस ट्रायंगल की किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी दो ले लो, तो जनरली अपन बी ए और बी सी ले लेते हैं वो दो साइड्स। यानी मैं वेक्टर बी ए को मान लूंगा वेक्टर ए, और वेक्टर बी सी को मान लूंगा वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए और बी मुझे अभी बनाने पड़ेंगे, ये गिवन नहीं है, मुझे तो केवल वर्टिसेस गिवन है। ठीक है द 3 vertices of triangle ABC are given as A 1 1 2, comma B 2 3 5 and C 1 5 5। फाइन। तो यूजिंग विच कॉन्सेप्ट हम ये वेक्टर्स बनाते हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला को क्या कॉन्सेप्ट था, वेक्टर ज्वाइनिंग। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर joining 2 points, we have vector we have vector ba। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर बी ए को हम स्मॉल लेटर वेक्टर ए से मार्क कर देते हैं। स्मॉल लेटर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी ए। करो, ए माइनस बी करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल। सो 1 - 2 गिव्स मी -1 - 2 माइनस आई कैप, बोलो। देन 1 - 3 गिव्स मी -2 जे कैप, एंड 2 - 5 गिव्स मी -3 के कैप। ये मिल गया मुझे एक वेक्टर। सिमिलरली वेक्टर बी निकालते हैं, और वेक्टर बी मान लेते हैं वेक्टर बी सी को। दैट मीन्स सी माइनस बी करना है आपकी बार। करो, तो 1 - 2 अगेन माइनस आई कैप, 5 - 3 गिव्स मी +2 जे कैप, एंड 5 - 5 0 के कैप। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन उसका मैग्नीट्यूड एंड देन उसका हाफ विल बी द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो नाउ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। करो सारे बच्चे, ए क्रॉस बी करो, डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ।
कर लिया? नहीं, वापस मत रखो, कर लिया तो। किसी ने कर लिया तो भी करो, रफली करो चाहे से। सॉल्व करके बताओ। आपके बैच वाले कहाँ गए आज? एग्जाम है क्या कोई? तो आज पार्टी कर रहे हैं? कल तक तो आप कह रहे थे सर उनके एग्जाम चल रहे हैं। आपको वकील बनाया अपने बैच का उन्होंने? आप ही उनको डिफेंड करोगे? और आज आप कह रहे हो कि सर अभी तो उनके क्या कल खत्म ही हुए हैं। लेट देम एंजॉय। 6 टाइम्स आई कैप बना क्या? -2 × 0 0, माइनस -2 × -ES, 6 टाइम्स आई कैप बन गया होगा। ओके। जे कैप में क्या बना? ये गया ये गया। ये 0 हुआ, -3 इंटू माइनस यानी +3 जे कैप। और ये 0 बनेगा। -2 -2, यस, नहीं -2 -2, 4 -4 बनेगा ना। देखो, -1 × 2 -2, फिर लगाया मैंने माइनस, और -1 × -2 +2, तो -2 -2 -4 बनेगा ना। 0 क्यों बना रहे हो? -4 के कैप, 0 नहीं बनेगा। ये बनाया सबने क्रॉस भी। ठीक है। अब क्या करना है बोलो इसका मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। तो कितना बना ये? 36, एंड देन 9, एंड देन 36 9 एंड 1 सेकेंड। अरे, डिलीट हो गया सारा। हम्म सॉरी, वो तो डिलीट हो गया गलती से। मुझे बता दो ए क्रॉस बी क्या बनाया था हमने? ए क्रॉस बी फिर से बता दो एक बार। हाँ, हाँ, -4 के कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करते हैं अगेन। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, एंड देन -4 का स्क्वायर का सम का रूट। ओके, 6 स्क्वायर गिव्स मी 36, देन 9, एंड देन 16। कितना हुआ टोटल करो? √61 यूनिट्स। ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो अब चाहिए अपने को एरिया। नाउ एरिया, फाइनली हम एरिया तक पहुंच गए। एरिया ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। ठीक है ना। तो यानी कि हाफ इंटू √61, यानी √61/2 यूनिट्स। मैच करो आंसर, यूनिट्स नहीं स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ही है ना। सही है। मैच कर लिया आंसर की से, √61। समझ आया? तो सरल सा क्वेश्चन है एरिया का, और 1 नंबर का बनता है हर एग्जाम में। मोस्ट प्रोबेबली है ना, एमसीक्यू में आता है एरिया निकालने का 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कर दूं डिलीट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, तो पैरेललोग्राम आएगा अगला क्वेश्चन। और इसमें उल्टा उसने हमको काम कम दिया है, इसने वेक्टर खुद नहीं बना के दिया है। पिछली बार तो वेक्टर भी हमने बनाया ना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से। इसने इस बार थोड़ा काम हमारा कम कर दिया, वेक्टर बना बनाया दे दिया। तो जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करो और मैग्नीट्यूड करो, करो। जस्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और मैग्नीट्यूड करो, और वही आंसर माना जाएगा।
पैरेललोग्राम हम ABCD ले लेंगे। अब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये वेक्टर ए है तो वो भी वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है तो वो भी वेक्टर बी है। हम्म। एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर ए और वेक्टर बी से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। एडजेसेंट साइड्स हम ए बी और AD ले लेते हैं। द टू एडजेसेंट साइड्स, द टू एडजेसेंट साइड्स AB and AD of parallelogram ABCD are represented by the given vectors. Vector A is equal to I cap minus J cap plus 3K cap, and vector B equal to 2I cap minus 7J cap plus K cap। ठीक है, तो निकालें A क्रॉस B। नो, A क्रॉस B। क्या कंपोनेंट्स ला ले? 1 - 1 and 3 सेकेंड रो में, थर्ड रो में 2 - 7 and 1। ठीक है, सो -1 माइनस -21 यानी -1 + 21 हो गया। 20I कैप बना क्या? ठीक है, ये गया ये गया। 1 - 6 यानी -5, और एक माइनस और है बाहर तो +5J कैप बना क्या? लास्ट कंपोनेंट ये गया -7 माइनस -2 यानी -7 + 2 यानी -5K कैप। करेक्ट। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 20² प्लस देन 5² देन -5 का स्क्वायर। ठीक है, करो। 20² इज देन 25 एंड देन अगेन 25, तो 450। एंड √450 को कैसे सॉल्व करेंगे आगे? 15√2। ओके, 15√2 यूनिट्स। अब देखो, जब मैं A क्रॉस B, देखो यहाँ पे जब मैं मैग्नीट्यूड A क्रॉस B से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसको मैंने यूनिट्स लगाया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको एरिया से रिप्रेजेंट करूंगा तब मैं स्क्वायर यूनिट्स लगा दूंगा। ठीक है, सो एरिया पैरेललोग्राम ABCD will be equal to magnitude of A cross B, that is equal to 15√2 square units। बोलो, समझ आया? ठीक है, चलें MCQs पे। कर दूं इसको डिलीट? हम्म। 11th and 12th are the MCQs ones। Let the vectors A and B be such that their magnitudes are given। A का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, B का √2/3 है। तो A क्रॉस B एक यूनिट वेक्टर। अच्छा, तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। A का मैग्नीट्यूड कुछ गिवन है, B का मैग्नीट्यूड भी कुछ गिवन है, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। कहाँ गिवन है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड? 1 यूनिट, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 यूनिट। तो एक तरीके से ऐसे मार्क कर सकते हैं हम कि ये लो साहब, A क्रॉस B आपका मैग्नीट्यूड भी गिवन है 1। तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। आगे बढ़ते हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का तरीका, अगर क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है तो साइन थीटा, अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन है तो कॉस थीटा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है तो क्या तरीका होगा? साइन थीटा। क्या फॉर्मूला था याद है एंगल निकालने का? साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड B। यही तो था। ठीक है, तो A क्रॉस B तो 1 है, मैग्नीट्यूड A 3 है, और ये क्या है? √2/3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट, इट इज 1/√2। तो साइन थीटा अगर 1/√2 तो थीटा विल बी इक्वल टू π/4। ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए हमको। है क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? नहीं है। किस किस का है? ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का। रेक्टेंगल का तो है ही नहीं, बोलो गर्ल्स।
रेक्टेंगल का फॉर्मूला है क्या, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? नहीं है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम ही तो होता है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस? व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रेक्टेंगल्स इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, इसमें भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, बट द डिफरेंस इज दैट कि पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है। और रोम्बस, वो भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, बोलो। पैरेललोग्राम के अगर हम पैरेललोग्राम के अगर हम सारे एंगल्स इक्वल कर दें, क्या कर दें? ऑल एंगल्स अगर हम इक्वल कर दें, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है रेक्टेंगल। क्या बन जाता है? और हम ये ना करके इसकी सारी साइड्स इक्वल कर दें, अगर सारी साइड्स इक्वल कर दें तो ये बन जाता है रोम्बस। क्या बन जाता है? तो पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल रोम्बस बने, तो रेक्टेंगल रोम्बस ऑल आर, मतलब वो ये दोनों एक तरीके के पैरेललोग्राम्स हैं। और अगर मैं दोनों काम कर दूं, अगर मैं सारे एंगल्स भी इक्वल कर दूं और सारी साइड्स भी इक्वल कर दूं, तो फाइनली ये बन जाता है स्क्वायर। फाइनली क्या बन जाता है? स्क्वायर। स्क्वायर में सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो देखो अभी यहाँ पे, स्क्वायर इज ए टाइप, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ट्रू। स्क्वायर इज ए रोम्बस, ट्रू। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ट्रू। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ट्रू। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू। या नीचे से ऊपर सारे ट्रू हैं, ऊपर से नीचे कुछ आ जाता है तो फॉल्स है। लाइक ऐसे नहीं कह सकता कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो अब रेक्टेंगल आ गया, तो मेरे पास पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, तो रेक्टेंगल का भी इनडायरेक्टली है। वर्टिसेस गिवन है आपको, तो पहले आपको साइड्स बनानी पड़ेगी बेटा। ठीक है। ये पॉइंट्स के वर्टिसेस गिवन है, इसके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो लेट्स से अगर मैं इसको ABCD मार्क करूं, तो कोई से भी दो एडजेसेंट साइड्स आपको बनानी पड़ेगी पहले। ABCD, ABCD। तो बताओ, वेक्टर AD बना दें, चाबी दे देना सर को, वेक्टर AD बना दें हम, और वेक्टर AB बना दें, बोलो। तो AD कैसे बनाएंगे? चौथे में से पहला माइनस कर, इधर ध्यान दो, क्या ताला कैसे खोलते हैं उस पर रिसर्च करनी है? हाँ भाई, और कुछ नहीं तो चलो, वो हुनर ही काम आएगा, तिजोरी खोलना। हाँ, चलो देखो, वेक्टर AD कैसे बनाएंगे? चौथे में से पहला माइनस करके, चौथा कौन सा है ये, और पहला कौन सा है? द वेरी फर्स्ट वन, करो माइनस। ये वेक्टर A हो जाएगा, जिसको हमने वेक्टर AD कह दिया, करो माइनस। तो -1 -1 जीरो बन गया। तो ये पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं चारों वर्टिसेस के ABCD, मतलब जैसे ये पहला क्या दे रखा है आपको, -1 1/2 4, तो ऐसे मानो ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, -1 कॉमा हाफ कॉमा 4। पोजीशन वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट्स एक ही बात होती है ना, ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब गलती जल्दीबाजी में हम क्या कर देते हैं, इनको इनको ही हम पोजीशन वेक्टर, इनको ही हम साइड्स मान लेते हैं और किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। और कई तो यही सोचते रहते हैं कि सर क्रॉस प्रोडक्ट चार में से किन दो का करूं, क्या सिलेक्शन करूं। ठीक है। तो क्या करना है, चौथे में से पहला माइनस करो, तो ये वेक्टर AD बनेगा। माइनस हाफ क्या बनेगा, बोलो? -1 बाय, नहीं, -हाफ -1 हो जाएगा, तो -j कैप, बोलो। और उसके बाद आओ, 4 - 4, ये 0 k कैप। तो ये बन गया मेरा वेक्टर A। अब वेक्टर B बनाओ, जो कि कैसे बनाएंगे, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स पकड़ के बनाना है ना, AB, वेक्टर AB। AB कैसे बनाएंगे? दूसरे में से पहला माइनस करके, B - A, तो इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि ये तो किसी काम ही नहीं आया। तो 1 - -1 यानी 2 i कैप, देन 0 j कैप, एंड देन 0 k कैप। अब इन दोनों का करो क्रॉस, ये जो नए वेक्टर्स बने, इन दोनों का करो क्रॉस, A क्रॉस B, I J K, 0 - 1 0, 0 - 1 0, 2 0 0। ठीक है, बताओ क्या बना? 0 i कैप, 0 j कैप, और +2 k कैप। ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वही एरिया होगा।
तो जब है ही टू तो टू ही बनेगा। भाई एक्स एक्सिस पे चल नहीं रहे, वाई एक्सिस पे चल नहीं रहे, जेड एक्सिस पे चल रहे हैं, 2 कदम चल रहे हैं, तो कितना चले, 2 ही कदम चले। ठीक है। और ऐसे अगर फॉर्मूला से देखो तो जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर, टू का स्क्वायर रूट 4, अगेन 2 यूनिट्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से 2 है, एरिया लगाएंगे तो 2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। सी में आ रहा है 2। ऑप्शन सी मैच करो आंसर। ठीक है, तो ओवर एक्सरसाइज बोलो, एनी डाउट्स? कल हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे तो सब मिक्स में आएगा, डॉट प्रोडक्ट भी आएगा, क्रॉस भी आएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें डॉट एंड क्रॉस दोनों एक ही क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है ना, तो रेडी रहोगे? अब देखो, हमने मिसलेनियस स्टार्ट करते ही यानी आज से ही आपका काम शुरू हो गया क्या, मिसलेनियस एग्जांपल्स करने का। इवन जैसे हमने फोर्थ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं ऐसा प्री एज्यूम कर रहा हूं कि आपने फोर्थ एक्सरसाइज तक के एग्जांपल्स भी कर रखे हैं। ठीक है, नहीं कर रखे हैं तो फिर आप बैक एंड पे रहोगे, और साथ के साथ उसके डाउट्स भी आपको पूछने हैं, बिकॉज हम एग्जाम्पल्स नहीं कर सकते क्लास में, राइट? अगर कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो आप आके पूछ लो, वो सॉल्व करवा देंगे, बट 1 to 1 चेक करना कौन कैसा है वो नहीं देख सकते। तो एग्जाम एक्सरसाइज 4 तक के एग्जाम्पल्स ये हो जाने चाहिए, और कल जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप साथ के साथ इसके एग्जाम्पल्स भी साथ में करते रहें। ठीक है, जिस दिन मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हुई उसके द वेरी नेक्स्ट डे विल बी अवर टेस्ट। ओके। अब वो कितने क्वेश्चंस देखने का मिसलेनियस में, तो अपन प्री एज्यूम कर लेते हैं कब बनेगा टेस्ट आपका। 19 है, तो कोशिश करेंगे 2 ही दिन में कर दें। कर सकते हैं ऐसी कोशिश, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो फिर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 दिन में आपका वेक्टर अलजेब्रा का टेस्ट होना वाला है। डिफरेंशिएशन का भी टेस्ट हो जाएगा, आपको देना है डिफरेंशिएशन का टेस्ट फिर से? हाँ, आपको भी देना है, पुराने बच्चों को भी देना है। हाँ, तो डिफरेंशिएशन भी हम कौन सी एक्सरसाइज पे आ चुके हैं अभी? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी 2 एक्सरसाइज है और फिर मिसलेनियस है भारी भरकम, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट है वो भी करीबी। ठीक है, चलो जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।